यहूदी, जिनको अगर दुनिया की सबसे काबिल कौम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये दुनिया की टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 0.2% लोग हैं और फिर भी उनका इन्फ्लुएंस और रूल पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मीडिया में फैला हुआ है। ऑलमोस्ट 4000 साल से लेकर आज तक ज्यूज हर दौर में किसी न किसी की नफरत का शिकार रही। इजिप्ट के फिरौनों से लेकर हिटलर के होलोकॉस्ट तक इन्हें दुनिया ने बार बार निकाला, दबाया और मारा, लेकिन फिर भी ये लोग हर दफा उठ खड़े हुए। वो लोग जो सिर्फ खेती बाड़ी और सूद का काम करते थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बना के बैठी है। वो कौम जिसको टिक के रहने के लिए हजारों साल तक ठोकरें खानी पड़ी, आज पैलेस्टाइन को हथिया के पूरे मिडिल ईस्ट की नाप में दम करके बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या है ज्यूज के पास जो इनको इतना काबिल और कामयाब बनाता है? क्या ये लोग नेचुरली इंटेलिजेंट हैं या बस इनकी तरबियत और तालीमी निज़ाम का नतीजा है या कुछ और? तो पाकिस्तान अपडेट ओरिजिनल्स की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यहूदियों की तारीख, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दुनिया में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्यों आज भी दुनिया का 1/3 हिस्सा इनसे नफरत करता है एंड व्हाई स्टिल दे आर एट द टॉप। तो चलिए जानते हैं ज्यूज के बारे में। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ये बटन हमें आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने में मदद करता है। यहूदी कौम का आगाज होता है लगभग 1800 BC में, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 8 बेटे थे, लेकिन यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं 2 बेटों पे, जो हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हुए हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनके 12 बेटे थे और इन्हीं में से उनका एक बेटा था जिसका नाम था यहूदा, और फिर यहूदा की औलाद आगे जाके अपने आप को यहूदा कहलाने लगी, जिनको हम आज यहूदी या ज्यूस के नाम से जानते हैं। ये कौम इब्तिदा में इजिप्ट में गुलामी का शिकार हुई, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको आज़ादी दी गई, लेकिन आज़ादी के बाद भी उनका सफ़र कभी आसान नहीं रहा। हर नए मुल्क में, हर नए दौर में इन्हें मेहमान बनकर रहना पड़ा और फिर ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। ज्यूस को तारीख में 100 से ज़्यादा बार मुल्कों से निकाला गया, जिसे हिस्टोरियंस ज्यूइश एक्सपर्जन्स कहते हैं, और इनमें से 3 सबसे मशहूर एक्सपर्जन थे जिन पे हम अभी नज़र डालेंगे। सबसे पहले है 1290 में इंग्लैंड से ज्यूस का निकाला जाना। किंग एडवर्ड I ने 1290 में इंग्लैंड के तमाम ज्यूस को मुल्क से निकाल दिया। ये पहली दफ़ा था जब किसी यूरोपियन मुल्क ने अपनी ज्यूइश पॉपुलेशन को फोर्सली एक्सपेल किया, क्योंकि उस वक्त के लोगों का ये मानना नहीं बल्कि यकीन था कि ज्यूस लोग क्रिश्चियंस का खून अपने रिलीजियस रिचुअल्स में इस्तेमाल करते। साथ ही ज्यूस मनी लेंडिंग का काम करते थे, जिससे क्रिश्चियंस लोग कर्ज में डूब के वही गुस्सा उन पर निकालते थे। अगला ज्यूस का एक्सपल्शन था 1492 स्पेन से। 1492 में स्पेन के कैथोलिक रूलर्स फर्डिनेंड और इजाबेला ने एक डिक्री जारी किया कि ज्यूस इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं या मुल्क छोड़ दें, और इस डिमांड की वजह ये थी कि स्पेन की क्रिश्चियन हुकूमत ने अपने मुल्क को प्योर क्रिश्चियन स्टेट बनाने का फैसला किया और ज्यूस को कन्वर्ट होने या एग्जाइल होने का चॉइस दिया गया। लेकिन फिर भी स्पेन की हुकूमत को उन पर शक था कि ये कन्वर्ट होने के बाद भी सीक्रेटली जुडाइज्म को फॉलो करेंगे, इसलिए उनको स्पेन से निकाल दिया गया। और अब पार करते हैं सबसे बदनामी ज़माना 1930 to 40s की नाजी जर्मनी के हॉलोकॉस्ट की। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के रूल के अंडर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 60 लाख से ज़्यादा ज्यूस को कत्ल किया गया, जिसे हम आज भी हॉलोकॉस्ट कहते हैं, और जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि हिटलर और नाजी आइडियोलॉजी के मुताबिक ज्यूस एक इंफीरियर और ख़तरनाक नस्ल थे जो जर्मनी और यूरोप को करप्ट कर रहे थे। उनको मुल्क के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार समझा गया कि हेट बेस्ड जेनोसाइड 60 लाख से ज़्यादा ज्यूस की जान ले गए। लेकिन ये हाल सिर्फ यूरोप का ही नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों इलाकों में ज्यूस कभी पूरी तरह से महफूज नहीं रह चुके। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों, और इसका जवाब है डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी एंड रिलीजन।
लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम ज्यूस की कुछ अकम्पलिशमेंट और कंट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत 100 से ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर्स ज्यूस हैं, जिनमें मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। वो हैं जोनास सॉल्क फॉर पोलियो वैक्सीन, नील्स बोहर फॉर एटॉमिक मॉडर्न एंड रिचर्ड फेमन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। ये लोग सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, ये सोचने का तरीका बदलने वाले लोग थे। सिर्फ 0.2 पॉपुलेशन होने के बावजूद नोबेल प्राइजेस का 20% हिस्सा इनके पास है। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं, ये सेंचुरीज की मेहनत का नतीजा है। हमारी फेवरेट हॉलीवुड मूवीज की प्रोडक्शन कंपनीज, जिनमें वार्नर ब्रदर्स, पैरामाउंट, यूनिवर्सल और कोलंबिया पिक्चर्स, इन सब के पीछे ज्यूइश विजनरीज थे। और इसी वजह से मीडिया, एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग पर उनकी ग्रिप प्ले उनको दुनिया का नैरेटिव का मालिक बना दिया, जिसे हमें ये समझने को मिलता है कि जब आप दुनिया को बता सकते हैं कि क्या सोचना है, तो आप दुनिया को चला सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ज्यूस हर दौर में एक ऐसी कौम रही है जो हर मुल्क में माइनॉरिटी थी। ये लोग ना किसी और मज़हब में घुलते मिलते हैं, ना इनका लाइफस्टाइल मेन स्ट्रीम से मैच करता है, और इनकी अलग पहचान और निज़ाम है। ये उस वक्त भी ज़्यादातर एजुकेटेड और इकोनॉमिक फील्ड्स में मजबूत होते थे, जो कि एक मेन वजह है कि लोग इनसे या तो हसद करते हैं या इन्हें ब्लेम करते थे जब भी उनके मुल्क में मुश्किल वक्त आता था, जो हर बात इनके एक्सपल्शन का सबब बना। क्रिश्चियंस ने इन्हें जीसस क्राइस्ट की मौत का जिम्मेदार कहा, और मुस्लिम तारीख में भी कभी कभी ज्यूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि बनु कुरैज़ा का वाक़या। लेकिन ये हेट सिर्फ रिलीजियस या कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और गहरी वजहें भी हैं। ज्यूस ने बैंकिंग, फाइनेंस और कॉमर्स में बहुत अर्ली प्रोग्रेस कर ली थी। मिडिल एजेस में जब क्रिश्चियंस सूद लेना हराम समझते थे, तो ज्यूस ने मनी लैंडिंग का काम शुरू किया। इस वजह से लोगों में ये तासुर बन गया कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर आई सीक्रेट सोसाइटीज जैसे इल्यूमिनाटी, वर्ल्ड ऑर्डर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे कि ज्यूस दुनिया चलाते हैं। पूरी मीडिया इंडस्ट्री ज्यूस के कंट्रोल में है, और ज़ायनिस्ट हर जंग के पीछे है, क्योंकि जो करवा रहा है अमेरिका और इसराइल करवा रहा है। ये सब बातें काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ज्यूस स्टैंड आउट करते हैं, लेकिन इन बात पे अंधा यकीन करना ये सरासर बेवकूफ़ी है, और जिसकी वजह से ज्यूस के लिए हर किसी की नफरत और ज़्यादा बढ़ती रही। और इसको असल आग थी हिटलर ने ये प्रोपेगेंडा घर के कि ज्यूस हर मसले की वजह है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर ज्यूस जो आज हर चीज़ में दुनिया को लीड कर रहे हैं और अमेरिका जैसे सुपर पावर उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, तो आखिर ये इतनी मजबूत कौम बने कैसे? चलिए आइए जानते। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। 1800s ज़ायनिज़्म का आगाज हुआ। ज़ायनिज़्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो यूरोप के 1800s के आखिर में शुरू हुई। इस मूवमेंट का मकसद था कि ज्यूस के पास अपना एक अलग मुल्क हो, खास तौर पर पैलेस्टाइन में, क्योंकि उन्हें जेरूसलम चाहिए था। थियोडर हर्जी ने 1897 में ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाकर ये आइडिया ऑफिशियली पेश किया, और ऐसे सेपरेट स्टेट की जद्दोजहद शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1917 में ब्रिटेन ने बेलफोर डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टाइन। ये ब्रिटेन ने इसलिए किया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्हें ज्यूइश सपोर्ट चलनी थी। मगर प्रॉब्लम ये हुई कि उस वक्त के पैलेस्टाइन में अरब लोग भी रह रहे थे, और वो भी अपनी आज़ादी चाहते थे, और एज यूजुअल अपना फ़ायदा देखते हुए ब्रिटेन ने उनसे भी आज़ादी का वादा कर दिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1920 to 1947 ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया और उसे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन बना दिया गया। इस दौरान यूरोप और रशिया से हज़ारों ज्यूश माइग्रेट करके पैलेस्टाइन आने लगे, और देखते ही देखते अरब और ज्यूस के दरमियान क्लैशेस, राइट्स और टेंशन्स बढ़ने लगी। और फिर जब 1940s में हिटलर ने होलोकास्ट के जरिए 60 लाख से ज़्यादा ज्यूश को कत्ल किया, इसके बाद दुनिया भर में ज्यूश के लिए सिंपैथी बढ़ गई, और सब कहने लग गए कि ज्यूस के पास अपना एक अलग मुल्क होना चाहिए।
इसी के चलते 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, जूइश एंड अरब स्टेट, और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाए। ज्यूस ने ये ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अरब्स ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी ज़मीन अनफेयरली छीनी जा रही है। और फिर फाइनली 1948 में इसराइल का क़याम हुआ। 14 मई 1948 को ज्यूज़ ने इसराइल एज अ कंट्री का ऐलान कर दिया, और इसराइल की इंडिपेंडेंस के अगले ही दिन अरब मुल्कों ने उन पर हमला कर दिया, जिसे हम फर्स्ट अरब इसराइल वॉर कहते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक दिन पुराने इसराइल ने सब अरब मुल्कों को हरा दिया और फातिह हुआ, और फिर लाखों पैलेस्टीनियन अरब लोग अपने घरों से निकाल दिए गए और भगा दिए गए, जिसे कहा जाता है नक्बा यानी कैटास्ट्रोफी। और यहाँ से शुरू हुआ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तब से लेके आज तक इसराइल वही कुछ पैलेस्टाइन के लोगों के साथ कर रहा है जो उनके साथ पूरी दुनिया ने किया ओवर द सेंचुरीज। अगर हम आज की तारीख की बात करें तो इसराइल ने इन टोटल 1 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियन को मार दिया, जिनमें मेजॉरिटी बच्चों और औरतों की है, स्पेशली इन द करंट इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से आज ज्यूज से नफरत कल्चरल या पॉलिटिकल हेट से निकलकर मजहबी नफरत का रूप ले चुकी है। आज भी सोशल मीडिया पर, यूनिवर्सिटीज़ में और हत्ता के गवर्नमेंट्स तक एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदियों से नफरत फिर से बढ़ने लगी है, और इसकी असल वजह कहीं ना कहीं ज़ायोनिज़्म या और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का असर है। अगर हम इसराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ नज़र डालें तो वो काफ़ी दफ़ा पब्लिकली ये कह चुके हैं, वी विल एक्सपैंड इसराइल सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक, जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। और स्टिल सब इस्लामिक मुल्क इस जारियत पे चुप है एक्सेप्ट फॉर द ईरान। और कभी नेतन्याहू या उनकी कैबिनेट ये भी कह देती है कि वी विल एलिमिनेट हमास कंप्लीटली नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नफरत का सिलसिला कभी ख़त्म होगा, या आने वाले वक्त में कोई नया इसराइल को जुल्म करने का तरीका या वजह मिल जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये ज़रूर सोचने की बात है कि एक कौम जो इतनी पुरानी है, इतनी मुश्किलात झेल चुकी है, उसके साथ सब लोगों ने बार बार नाइंसाफ़ी क्यों की? और अब जब वो ये सब कर रहे हैं तो क्या ये उनका बदला है या अपनी आइडेंटिटी सेव करने का तरीका? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको और चाहिए तो हमारे चैनल पाकिस्तान अपडेट ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, किसी भी मुल्क या कौम की हिस्ट्री को समझना उसकी नफरत का इलाज हो सकता है। अभी के लिए अयान राइल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।